नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 3 रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञा पद, जिसे हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, टोटल मैं आप लोगों के लिए ना 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले ना हम लोग जानेंगे कि ये संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। और मैं संज्ञा के बारे में जितना भी जानता हूँ ना, सारी चीज़ को आप लोगों को ना बहुत ही सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग का जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से जितने भी लोग प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उन सभी लोगों का बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। और आप लोग का जो हिंदी भाषा है ना, उसमें 10 नंबर का आने वाला है। और उस 10 नंबर में ना आप लोग का एक भी नंबर गलत ना होना। तो इसलिए ना जितना भी आप लोग का हिंदी भाषा में टॉपिक दिया ना, सारे टॉपिक को मैं ना प्रॉपर ना क्लास वाइज लेकर के आऊँगा। मतलब हर टॉपिक को ना मैं ना उसका क्लास लेकर आऊँगा और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊंगा, ताकि आप लोगों का ना जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे और थ्योरी करने के बाद ना टोटल 30 प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और उसके अलावा इसका जो पीडीएफ रहेगा ना, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जाकर के सर्च कर लीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ पर आप लोगों का ना मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का ना। तो वहाँ से आप लोग ना इसका जो चैनल रहेगा ना, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ना पीडीएफ बना करके डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और उसके अलावा आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप प्रॉपर टाइम पे ना इस क्लास को अटेंड करके अपनी जो तैयारी है बेहतरीन तरीके से कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एटलीस्ट कम से कम एग्जाम तक की सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद आपकी इच्छा कंटिन्यू बने रहना चाहते हो तो रहने दीजिएगा, ऐसा नहीं तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन एग्जाम तक की कर लीजिए, ताकि प्रॉपर आप लोगों को ना टाइम पे इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जैसा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ना, वैसे ही ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और साथ में जिसको बोलूँगा आप लोगों को नोट करना है बोल के ना, तो चुपचाप उसे कॉपी और पेन में नोट कर लीजिए और एग्जाम से एक दिन पहले उसको अच्छे से पढ़ करके चले जाइएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो संज्ञा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। चलिए सबसे पहला हम लोग संज्ञा की परिभाषा को ध्यान से पढ़ते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थिति आदि का बोध कराता है। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, गुण, स्थिति का बोध कराता है। ठीक है, संज्ञा सम प्लस ज्ञा का अर्थात सम्यक ज्ञान है। मतलब ये जो संधि विच्छेद किया गया है ना संज्ञा का ना, तो उसे आप लोगों को याद रखना है, सम प्लस ज्ञा अर्थात साम्यक ज्ञान। संज्ञा का क्या मतलब होता है? साम्यक ज्ञान होता है। ठीक है, संज्ञा का अर्थ नाम होता है। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है? तो संज्ञा का जो अर्थ है वो नाम होता है। उसके अलावा संज्ञा एक विकारी प्रकार का शब्द है, तो ये भी याद रखना है। थर्ड में पढ़ो, उसके अलावा क्या बोला है? संज्ञा के रूप में परिवर्तन लिंग, वचन और परसर्ग के कारण होता है। तो संज्ञा के जो रूप होता है उसमें परिवर्तन किस कारण होता है? तो लिंग, वचन और परसर्ग के कारण होता है। तो इतना जो लाइन है ना, सभी को आप लोगों को याद रखना है, इसी में से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले इसका जो 5 प्रकार के जो भेद दिए हैं ना, उसको ध्यान से आप लोग याद रखना है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। तो एक लाइन से आप लोगों को पांचों के पांचों संज्ञा को याद रखना है, और कैसे इस संज्ञा के अंदर में क्या क्या आएगा ना, सारा चीज़ को आप लोगों को ना बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। एक बार समझाऊंगा तो आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला जो आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे याद रखना है आप लोग ये याद रख लो। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये है कि इससे आप लोगों को ना किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चलेगा, किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में पता चलेगा, या किसी स्पेसिफिक लोगों के नाम के बारे में पता चलेगा ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सचिन, राहुल, द्रविड़। तो ये जो राहुल, द्रविड़ और सचिन जो है ना, वो एक ही आदमी है ना। मतलब सचिन तो दुनिया में एक ही है ना जो क्रिकेट खेलता है वो। तो किसी स्पेसिफिक व्यक्ति के बारे में पता चले ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, जैसे राहुल द्रविड़ तो दुनिया में एक ही है ना, तो वो अगर स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में पता चले, स्पेसिफिक लोगों के बारे में पता चले ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा? दूसरा देखो जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा
कहने का मतलब यह है ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो, जाति का पता चले ना, तो उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, खिलाड़ी दिया है। खिलाड़ी से आप लोगों को क्या पता चलता है कि वो संपूर्ण खिलाड़ी की जाति होगा, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी हो, चाहे वो हॉकी खेलने वाला खिलाड़ी हो, चाहे वो कबड्डी खेलने वाला खिलाड़ी हो। खिलाड़ी कहने से किसी स्पेसिफिक खिलाड़ी के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है, उसके संपूर्ण जाति का के बारे में पता चल रहा है खिलाड़ियों के। तो ऐसे जो शब्द होंगे, ऐसे जो वाक्य होंगे ना, वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। दूसरा भी आप लोगों को समझ में है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना तो उसको और भी अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। थर्ड में देखो, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब यह है कि ऐसा कोई शब्द होगा, ऐसा कोई वाक्य होगा जिसके माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा कि वो किसी समूह में होता है। जैसे एग्जाम्पल दूं, क्रिकेट मैं बोल दूं, तो क्रिकेट बोलने से आप लोग को क्या पता चलता है कि टीम में जो 11 खिलाड़ी होते हैं ना, जो 11 लोग खेलते हैं ना, वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर आएगा। क्रिकेट टीम से क्या आपको पता चलता है? किसी एक व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है। क्रिकेट टीम का मतलब होता है कि संपूर्ण उसके जो 11 खिलाड़ी हैं, मतलब वो समूह में होता है। चाहे अगर मैं कबड्डी टीम बोल दूं, चाहे मैं हॉकी टीम बोल दूं, तो ऐसे बोलने से पूरे के पूरे समूह का बोध हो रहा है ना, तो ऐसे वाक्यों को क्या बोलेंगे हम लोग? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ये समझ में आया आप लोग को थर्ड वाला। फोर्थ को देखो आप लोग, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कहने का मतलब है ऐसा वाक्य या ऐसा कोई वर्ड जिसमें उस व्यक्ति के भाव के बारे में पता चले, उसके गुण के बारे में पता चले ना, तो वो उसका क्या कहलाएगा? भाववाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, जीतना, हारना, रोना, हंसना, ये सारा चीज़ को आप लोग पढ़ोगे, सब सुनोगे तो आप लोग का क्या बोध होगा? उसके भाव के बारे में, उसके इमोशन के बारे में पता चलेगा ना आप लोग को, तो वो कहलाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और अंतिम में आता है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा कहने का मतलब यह है कि ऐसा शब्द जिससे किसी पदार्थ के बारे में बोध हो, जैसे सोना, चांदी, पानी, स्टंप और गेंद। मान लो ये जो उदाहरण दिया है, इसमें गेंद दिया है बॉल। बॉल किससे बनता है जी? हैं, या तो प्लास्टिक से बनेगा या तो लेदर से बनेगा, दोनों क्या है? पदार्थ ही ना जी, हैं। उसके अलावा स्टंप, स्टंप किससे बनता है? या तो प्लास्टिक से बनेगा या तो लकड़ी से बनेगा। या जो प्लास्टिक है, दोनों के दोनों पदार्थ की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिससे ना पदार्थ का बोध होना, तो वो पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। ये पांचों आप लोगों को समझ में आया ना अच्छे से? आगे मैं इसका डिटेल से आप लोग को बताऊंगा ना, तो और काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। चलिए, उसके अलावा ये जो नोट दिया है ना, उसको आप लोगों को याद रखना है। नोट में क्या दिया है? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। कौन कौन सा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग को क्या बताना है? 3 प्रकार होते हैं। अगर सिर्फ प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं, तो कितना लोगे? वो 5 प्रकार लोगे। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि संज्ञा गणना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो संज्ञा जो होता है वो गणना के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। एक गणनीय होता है और एक अगणनीय, मतलब जो काउंटेबल होता है जिसे गिना जा सके वो, और एक अगणनीय जो अनकाउंटेबल होता है जिसे ना गिना जा सके। इतने प्रकार से 3 प्रकार के ऐसे अलग अलग प्रकार इसके होते हैं, तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। जो बुक में नहीं दिया है वो भी आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। जो मेरे को पता है वो सारा चीज़ आप लोगों को ना बता रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो इस टॉपिक पे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से बैठ पाए, ठीक है। उसके अलावा देखो, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद। उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। आप लोगों से इसी प्रश्न को घुमा करके कूट में पूछा जा सकता है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सीक्वेंस वाइज जमाइए बोल देंगे तो कैसे करोगे आप लोग? इसीलिए आप लोगों को इसको नोट करना है और याद करना है, ठीक है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की भेद होंगे, मतलब कितना प्रकार की होंगी उत्पत्ति के आधार पर? तो 3 प्रकार। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 प्रकार आते हैं, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा। एटलीस्ट कम से कम आप लोगों को ये तीनों को याद रखना है, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के जो भेद है वो 3 प्रकार है, ये याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर,
ठीक है। तो उसके जो सामने वाले जो शब्द है उसे आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। ये जो थ्योरी है ना वो आप लोगों को थोड़े से अच्छे से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहला संज्ञाओं के प्रकार दिया है इसमें। सबसे फर्स्ट को देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। आप लोगों को थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं ना, कई ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे ना जिसको जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में हम लोग लेकर बताते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल के थ्रू सबसे पहला आप लोगों को समझाऊंगा, इसमें जो उदाहरण दिया है उसको, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो लाइन दिया है उसे ध्यान से पढ़ो। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, अर्थात अनेक व्यक्तियों के अर्थ में। दूसरा क्या बोला है, ऐसा तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म बताना हो। उसके अलावा थर्ड को पढ़ो, इन परिस्थितियों में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो देखो, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी, ये उदाहरण दिया है ना, तो इसमें यशोदा आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन जो लक्ष्मी आता है वो जातिवाचक संज्ञा में। लक्ष्मी कैसे जातिवाचक संज्ञा में आता है? लक्ष्मी कहने का मतलब यह है कि हम अनेक घर में बोलते हैं ना, अनेक परिवार में बोलते हैं ना अपनी बेटियों को कि ये हमारी घर की लक्ष्मी है। मान लो खुशी जैसे है तो खुशी हमारी घर की लक्ष्मी है। और आपके घर में कोई भी नाम होगा आपकी बच्चियों का तो वो बोलोगे मान लो खुशी के अलावा यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी से क्या होता है, उनकी जाति का पता चलता है ना। तो अगर इसमें प्रश्न पूछा जाएगा यशोदा हमारी घर की लक्ष्मी है बोला जाएगा ना, तो वो आप लोग को लक्ष्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है कि वो क्या होगा, तो वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। समझ में आया ना ये वाला? दूसरा उदाहरण देखो, आप कलयुग के भीम हैं। भीम कहने का मतलब क्या होता है, जो महाभारत काल में जो भीम हुआ था उसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। कलयुग के भीम बोलने का मतलब अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो होता है ना वो बलवान को दर्शाता है, ठीक है। तो बलवान भी क्या आएगा, तो बलवान जो होगा वो जाति को दर्शाएगा ना। आप बहुत बलवान हो बोल देंगे, अनेक परिवारों में बोला जाता है ना, ऐसे लड़कों को भी है ना, आप भीम हो बोला जाता है। तो ऐसे में क्या होगा, वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाएगा, ठीक है। तो ऐसे लाइन को आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। दूसरा देखो, जातिवाचक व्यक्तिवाचक बोला है। कई ऐसे शब्द होंगे जो जातिवाचक संज्ञा को ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट को पढ़ो, कई बार जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। सामान्यतः जातिवाचक शब्द उस व्यक्ति विशेष के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। उदाहरण को देखो, गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, ये जो गोस्वामी है वो जातिवाचक को दर्शाता है, लेकिन तुलसीदास है वो व्यक्तिवाचक को दर्शाता है। तो गोस्वामी से तुलसीदास का जो बोध होता है, तुलसीदास तो एक ही है ना जी, हैं, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत ले जाएगा। जो दूसरा शब्द होगा ना आप लोगों को उसे पकड़ना है, ठीक है। पुरी से जगन्नाथपुरी का बोध होता है। अगर मैं पुरी बोल दूं तो क्या समझ में आएगा कि हाँ जगन्नाथ में जो जगन्नाथपुरी जो मंदिर धाम है ना वो एक ही है ना जी, तो वो आप लोग का क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ठीक है। उसके अलावा भारतेंदु से हरिश्चंद्र का बोध होता है। उसी प्रकार संवत से विक्रम संवत का बोध होता है। विक्रम संवत तो एक ही है ना, तो वो आप लोग को क्या लेना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा लेना है। उसके अलावा देवी से दुर्गा का बोध होता है। मैं बोल दूं कि देवी देवी तो अनेक प्रकार की होती हैं, लेकिन देवी सिर्फ बोलोगे तो क्या याद आता है, हाँ कि माता दुर्गा होगी, वही होगा ना। तो वो आप लोगों को स्पेसिफिक जो एक चीज़ है ना मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा लेना है, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। और लास्ट में ये थर्ड में दिया है भाववाचक से जातिवाचक वाली बात, ठीक है। कई बार भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। उदाहरण देखिए, ये सब कैसा अच्छे पहरावे हैं। मतलब पहरावे का मतलब यह है, यहाँ पहरावे भाववाचक संज्ञा है किंतु पहरावे वस्त्र पहनने का बोध हो रहा है, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इस कारण जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है। मतलब ये बोल दे रहा हूँ, ये सब कैसा पहरावा है, पहरावा मतलब कपड़ा पहनना है जी, और कपड़ा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ना। किसी स्पेसिफिक कपड़े के बारे में पता चल रहा है क्या, वो पैंट है, शर्ट है, साड़ी है या कुर्ता है, किसी बारे में पता चल रहा है ना, नहीं पता चल रहा है, तो वो पूरे के पूरे क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आया। चलिए अब सारी चीज़ को ना
मैं अलग अलग करके आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। इन सारे चीज़ को आप लोगों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं समझाने के लिए आप लोग को इतना सारा लेकर के आया हूँ। और ये जितना भी आप लोग का जो थ्योरी दिया है इसमें ना, सारे थ्योरी को मैं अपने ना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से विस्तार पूर्वक इसके पीडीएफ को ले लेना और आराम से पढ़ लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना सारा को थोड़ा सा लेके आया हूँ। सबसे पहला मैं अगर आप लोगों को आसानी तरीके से समझाऊँ ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, तो देखो सबसे पहला थोड़ा सा इसमें जो लाइन दिया है, जो इसकी ना परिभाषा दी है उसको पढ़ लो। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष प्राणी आदि के नाम का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगर मैं सरल तरीके से और आप लोगों को समझाऊँ ना, तो ऐसा शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष पर्वत, विशेष देश, विशेष प्रदेश, जो दुनिया में एक ही ऐसा स्थान हो, एक ही ऐसा आदमी हो, एक ही ऐसा जगह हो ना, ऐसे चीज़ों का बोध कराए ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला व्यक्तियों के नाम। अगर किसी स्पेसिफिक व्यक्तियों के नाम के बारे में पता चलेगा ना, जैसे राम, सचिन, गीता, सीता, तो ये नाम तो एक ही है। राम कहने से किसका बोध हो रहा है आप लोग को? भगवान राम का ही ना आ रहा है। एक ही है ना दुनिया में भगवान राम, है ना। तो वो कौन से अंतर्गत आएगा? वो आप लोग का क्या आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं नदियों के बारे में बात करूँ, पर्वतों के बारे में बात करूँ ना, तो हिमालय पर्वत, दुनिया में हिमालय पर्वत तो एक ही है ना जी। हाँ, सतपुड़ा पर्वत या विंध्याचल पर्वत, दुनिया में एक ही है ना, हिमालय पर्वत या सतपुड़ा पर्वत या विंध्याचल पर्वत। तो अगर किसी चीज़ ना, या अगर किसी स्थान होगा ना, तो वो एक ही होगा ना, वो आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और अगर मैं सिर्फ पर्वत बोल करके छोड़ दूं, तो पर्वत जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पर्वत बोलने से आप लोग को किसी एक चीज़ के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है, उसकी संपूर्ण पर्वतों के बारे में पता चल रहा है। चाहे वो भारत में हो, चाहे वो कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी पर्वत हो, चाहे वो छोटा पर्वत चाहे बड़ा पर्वत, पर्वत की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है सिर्फ पर्वत कहने से। अगर मैं हिमालय पर्वत कह देता हूँ तो एक ही के बारे में पता चल रहा है। अगर एक ही चीज़ के बारे में पता चले ना, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चाहे वो प्रदेश के बारे में बात करो, चाहे वो देश के बारे में बात करो, चाहे महासागर के बारे में बात करो, महीना के बारे में बात करो, समाचार पत्रों के बारे में बात करो, या फूल प्राणियों के बारे में बात करो, किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चलेगा जो एक ही है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और सारी चीज़ को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, सारे को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे इसमें देखो एक चित्र के अनुसार समझाया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखो, मैं बोला था ना दुनिया में सचिन तेंदुलकर एक ही है, दुनिया में जो बुक है, बुक में जो रामायण है वो एक ही है, ताजमहल एक ही है, और क्या जैद खाम एक ही है। तो अगर मैं ताजमहल बोलता हूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ एक ही है ना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे रामायण बोल दूं तो रामायण भी एक ही है ना जी। हाँ, भले उसकी कॉपियाँ अलग अलग है, लेकिन रामायण तो एक ही है ना, है ना। भगवान राम की जो जीवन चरित्र है उसको दिया गया है, तो वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा। और रामायण के अलावा अगर मैं सिर्फ बुक बोल दूं, पुस्तक बोल दूं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अगर पुस्तक बोल रहा हूं तो कौन सा पुस्तक है पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है, तो वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब जानते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में थोड़ा सा। सारे को नहीं बताऊंगा, मेरे को आप लोग को केवल कॉन्सेप्ट को समझाना है, ठीक है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। सबसे पहला इसके जो परिभाषा है उसको पढ़िए। जिस शब्द से एक ही जाति का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे जैसे यह देखो, व्यवसाय का नाम, कवि, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर। तो एक बात मुझे आप लोग बताओ, अगर मैं कवि बोलता हूँ तो कवि से किसी एक कवि के बारे में पता चल रहा है क्या? कवि की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो आप लोग का क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। अगर शिक्षक बोल रहा हूँ तो वो कौन सा शिक्षक है आप लोग को पता चल रहा है क्या? क्या वो हिंदी का शिक्षक है, इंग्लिश का शिक्षक है, कि और किसी विषय का शिक्षक है, कि या स्पोर्ट्स का शिक्षक है? आप लोग को किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है। शिक्षक की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आया ये वाला? उसके अलावा अगर कि पशु पक्षियों के बारे में बात कर लो, उसके अलावा अन्य के बारे में बात कर लो, या वस्तुओं के नाम के बारे में बात कर लो। अगर मैं मनुष्य के बारे में बात करूँ, लड़का, ठीक है, मनुष्य, तो लड़का बोलने से किसी एक लड़के के बारे में पता चल रहा है क्या? लड़कों की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना। उसके अलावा मनुष्य की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू चित्र के साथ आप लोग को समझाया गया है। देखो कार,
कार कहने से आप लोग को किसी एक कंपनी के कार के बारे में पता चल रहा है, क्या है वो, छोटा कार है, बड़ा कार है, कैसा कार है। कार की संपूर्ण जातियों का बोध हो रहा है ना, तो आप लोग का जातिवाचक संज्ञा आएगा। शेर कहने से कौन सा शेर है आप लोग को पता चल रहा है क्या, स्पेसिफिक नहीं चल रहा है ना। पंखा कहने से एक पंखे के बारे में पता चल रहा है क्या, कि हाँ वो केवल टेबल पंखा है, कि वो सीलिंग फैन वाला पंखा है, कि आप लोग के कूलर में लगने वाला जो पंखा है वो लगा है। और उसी प्रकार से ये जो पहाड़ कहने से आप लोग को किसी स्पेसिफिक पहाड़ के बारे में पता चल रहा है क्या, कि वो हिमालय की पहाड़ है, कि सतपुड़ा का पहाड़ है, कि विंध्याचल का पहाड़ है, किसी के बारे में पता चल रहा है क्या। पहाड़ की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो आप लोग का क्या कहलाएगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो जातिवाचक संज्ञा समझ में आया ना आप लोग को। ऐसा कोई शब्द जिससे उसकी संपूर्ण जातियों के बारे में पता चले ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इतना विस्तार से आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको ना भूलो मत। एक बार अगर पढ़ लो तो दोबारा इसे भूलने की कोई चांस ही ना लगे। और मैं आप लोग को जब एमसीक्यू कराऊंगा ना तो और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलिए थर्ड को समझते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहला इसकी परिभाषा जो ये है उसको पढ़ो। जिस शब्द से एक ही जाति के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, व्यक्तियों के समूह के बारे में मैंने आप लोग को समझाया था ना, क्रिकेट टीम बोल करके। अगर मैं क्रिकेट टीम बोलता हूँ तो क्या समझ में आता है, क्रिकेट के जो 11 खिलाड़ियों का जो समूह है उसके बारे में पता चलता है। अगर मैं झुंड बोलता हूँ, मेला बोलता हूँ, सेना बोलता हूँ, उसके अलावा संघ बोलता हूँ या गिरोह बोलता हूँ, उसके अलावा दल, कक्षा, सभा, जुलूस, परिवार, समारोह, इन सभी शब्दों का प्रयोग करता हूं तो आप लोग को क्या समझ में आता है, कि हाँ इस एक स्पेसिफिक संख्या होगा, मतलब किसी निश्चित संख्या में होगा ना, उसका बोध होता है। दल कहने से क्या समझ में आता है, कि किसी चीज़ का दल होगा पूरे के पूरे संगठन में। तो ये आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, कि वो किसी न किसी प्रकार का समूह में होगा, तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके अलावा वस्तुओं के बारे में, गुच्छा, अगर गुच्छा के बारे में मैं बात करूं, जैसे मैं अंगूर बोल देता हूं, तो अंगूर से आप लोग को क्या समझ में आएगा, कि हाँ पूरे अंगूर का एक गुच्छा होगा। आप लोग को ये समझ में आया ना, तो वो कौन सा शब्द कहलाएगा, वो आप लोग का समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये समझ में आया। थर्ड में अन्य करके दिया है, जैसे साप्ताहिक, जैसे सप्ताह बोल दिया तो सप्ताह से आप लोग को क्या समझ में आता है, कि 7 दिन होता है, तो वो भी समूह में है ना, तो वो आप लोग का समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, सेम आप लोग को देखो, ये क्रिकेट टीम, परिवार, झुंड और कक्षा। कक्षा बोलूँ तो आप लोग को क्या समझ में आता है, कि हाँ बच्चों की जो स्पेसिफिक कोई संख्या होगी ना, मतलब चाहे वो 10 हो, 20 हो, 50 हो, संख्या होगी ना, तो ऐसे शब्द जिसको देखने से या जिसको पढ़ने से ना आप लोगों को समूह का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ये आप लोगों को थर्ड वाला समझ में आया ना बहुत अच्छे से। आप लोग को केवल समझने हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छे से आप लोग समझोगे उतना बेहतरीन होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए चौथा को ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं, पदार्थ या द्रववाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहला इसकी परिभाषा को पढ़ो। जो शब्द किसी ठोस, तरल, धातु, अधातु, द्रव्य होने का बोध कराते हैं तथा जिससे कोई वस्तु बना हो, द्रव पदार्थ संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जैसे धातु एवं खनिज का नाम दिया है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल दिया है, तो ये सारा चीज़ क्या है, वो आप लोगों का धातु है। उसके अलावा देखो ईंधन के नाम, पेट्रोल, डीजल, कोयला या लकड़ी, तो ये सारा चीज़ ईंधन भी क्या कहलाता है आप लोग का, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। थर्ड में देखो खाद्य पदार्थ के नाम, पानी, घी, चीनी, दूध, नमक, रोटी, ये सारा चीज़ क्या है, पदार्थ ही है ना जी। हैं, उसके अलावा अन्य दिया है देखो, तेजाब, ऊन, सीमेंट, ये सारा चीज़ क्या आएगा, आप लोग का द्रव आएगा। सोना क्या होता है, आप लोग का द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मिट्टी जो है वो भी द्रव के अंतर्गत आ जाएगा, दूध जो है वो भी द्रव आ जाएगा, और चावल जो है वो भी द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो द्रववाचक संज्ञा आप लोग को पता चला ना क्या होता है, ऐसा कोई शब्द जिससे हम लोग का उसके तरल होने का, द्रव होने का बोध होना, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। ये फोर्थ वाला समझ में आया ना। चलिए लास्ट में ना ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसको भी हम लोग ना पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मैं आप लोग को सरल तरीके से समझाता हूँ। चलिए सबसे पांचवा में जो आता है ना भाववाचक संज्ञा ना, उसके जो सबसे पहला परिभाषा है उसे पढ़ो। जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञात हो। उसके अलावा नेक्स्ट में दिया है उसे देखो, किसी गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए ये जो भाववाचक संज्ञा है ना, उसे मैं अपने शब्दों में आप लोगों को सरल तरीके से समझाता हूँ।
ऐसा कोई शब्द जिससे आप लोगों के उसके गुण के बारे में पता चले, उसके इमोशन के बारे में पता चले उस व्यक्तियों के, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे हंसना, रोना, गुस्सा होना, खट्टा, मीठा, ये सारा चीज़ से क्या पता चलेगा, शब्द को आप लोग पढ़ोगे तो उसके भाव के बारे में पता चलेगा ना जी, उसके गुण के बारे में पता चलेगा ना जी। हैं, सबसे पहले देखिए उसकी विशेषता दिया है उसको पढ़ लो, फिर उसका ना पहचान और उसका जो उदाहरण है उसको जानेंगे, ठीक है। विशेषता को पढ़ो सबसे पहला। इसके भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती, मतलब भाववाचक जो संज्ञा उसकी गणना नहीं हो सकती। अगर मैं खुशी, दुख, हंसना, रोना इसके बारे में बात करूँ तो आप लोग गिन सकते हो क्या, इसे नहीं ना गिन सकते हो। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, भाववाचक संज्ञा रूढ़ भी होती है और निर्मित भी होती है। थर्ड को पढ़ो, व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह इसमें एक ही भाव का बोध होता है। चौथा, इन संज्ञा का अनुभव इंद्रियां, कल्पना, अमूर्त द्वारा होता है। पांचवा, इन संज्ञा का प्राय बहुवचन नहीं होता। पहचान के लिए दिया है, देखो इनमें त्वा, ता, पा, हा, आ, का, इन सारे चीज़ को आप लोगों को या ना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पहचान दी है उसको आप लोगों को केवल ना इसके ना जो शब्द है उसको देखो। जैसे दशा के बारे में दिया है, युवा, अमीर, गरीब, बचपन, ये सारा चीज़ से आप लोग को क्या पता चला है, उसके भाव के बारे में पता चलना। जैसे कोई गरीब है तो अरे गरीब है वो, उसके भाव के बारे में पता चला ना। उसके अलावा गुण, छोटा, काला, चतुराई, मूर्ख, ये सारा चीज़ बोलने से क्या पता चल रहा है। जैसे कोई मूर्ख है तो अरे यार वो मूर्ख है, मतलब वो मंदबुद्धि है, ऐसे उसके भाव के बारे में पता चला ना। उसके अलावा देखो इसमें खट्टा, कड़वा, प्रशंसा, मित्रता, नम्रता या शीतलता, इससे क्या पता चल रहा है, आप उसके गुण के बारे में पता चल रहा है, उसके भाव के बारे में, उसके इमोशन के बारे में पता चला है ना, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। उसके अलावा कार्य दिया है, देखो चढ़ाई, लड़ाई, पहनावा, दान, सजावट, इन सारा चीज़ भाव होता है, ठीक है। और देखो इमोजी के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश किया गया है, गुस्सा, हंसना, रोना और प्रेम। प्रेम कहने से तो आप लोग तो सातवें आसमान पे चढ़ जाते हो, ठीक है। ऐसा मत करना, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी, ठीक है। लंदर फंदर में नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा कहलाएगा जो गुस्सा, मतलब क्या पता चल रहा है, उस व्यक्ति गुस्सा है, वो व्यक्ति उसके अंदर के गुण का पता चलाना, उसके भाव के बारे में पता चलाना। हंस रहा है तो उसके गुण का पता चलाना, रो रहा है तो उसके इमोशन का पता चलाना। तो ऐसे शब्द जिससे उसके गुण का पता चले, उसके इमोशन का पता चले, वो क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। इन पांचों के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आया ना। चलिए अब हम लोग ना भाववाचक संज्ञा के निर्माण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से बनता है। सबसे पहला को देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सबसे पहला व्यक्ति, व्यक्ति से क्या बनेगा, व्यक्तित्व बनेगा। भाव में बदलना है ना जी उसको, तो व्यक्ति से व्यक्तित्व बनेगा। राष्ट्र से राष्ट्रीयता बनेगा, मानव से मानवता बनेगा, मनुष्य से मनुष्यता बनेगा, दानव से दानवता बनेगा, बूढ़ा से बुढ़ापा बनेगा, मोटा से मोटापा बनेगा, माता से मातृत्व बनेगा और पंडित से पंडित्य बनेगा। ऐसे आप लोग अब समझ गए ना, ज़्यादा बताने की तो आवश्यकता नहीं पड़ेगा। बाल से बालपन आएगा, बच्चा से बचपन आएगा, मित्रता आएगा, शत्रु से शत्रुता आएगा और दास से दासत्व आएगा या दासता आएगा। ये आप लोग को समझ में आया कैसे चेंज हो रहा है ये फॉर्म इसका। तो ये तो आप लोगों के लिए ईजी है, आप लोग को केवल समझने हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इसको लेकर के आया हूँ और इसका जो पीडीएफ है ना वो मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा ना, तो आराम से एक बार और ना इस क्लास को देखने के बाद पढ़ लेना, ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सर्वनाम मतलब कहने का ये है कि इसमें देखो निज, निज से क्या होगा, निजत्व होगा, स्व से स्वार्थ होगा, अपना से अपनापन होगा, अह से अहंकार होगा, मम से ममता होगा, सर्व से सर्वथा होगा और आप से आपा होगा और पराया से परायापन होगा। तो ऐसे ही आप लोग को फटाफट फॉर्म में एक बार कम से कम नजर में देख लेना है, ठीक है। थर्ड को देखो, विशेषण से भाववाचक संज्ञा। राष्ट्रीय से क्या बनेगा, राष्ट्रीयता बनेगा। सुंदर से सुंदरता, मधुर से मधुर्य, मीठा से मिठास और खट्टा से खट्टापन और गरीब से गरीबी और अमीर से अमीरी। तो ऐसे आप लोग को पता चला ना कि विशेषण से कैसे भाववाचक संज्ञा बना। फोर्थ को थोड़ा सा देख लो, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। घबराना से घबराहट होगा, गिरना से गिरावट होगा, लिखना से लिखावट होगा और खेलना से खेल होगा और पढ़ना से पढ़ाई होगा और दौड़ना से दौड़ाई होगा। क्या, तो इतनी चीज़ों को आप लोगों को क्या है एक नज़र पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना इसी प्रकार का अब हम लोग का जो एमसीक्यू है उसे स्टार्ट करते हैं। टोटल मेरे पास ना इसमें 30 प्रश्न हैं। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले ना मेरे आंसर देने से पहले ना आप लोग को आंसर देना है, क्योंकि इतना सारा आप लोगों ने इसका जो थ्योरी है उसको पढ़ा है और जितना थ्योरी हमने पढ़ा है ना
उसी में से ही प्रश्न है, बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को पढ़ो। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए अविकारी, ऑप्शन बी विकारी, ऑप्शन सी निर्विकारी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। और जितने भी इसमें प्रश्न है ना, आप देखोगे ना किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है व्यापम के। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे प्रश्न। ठीक है, और अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक जो थ्योरी है उसे पढ़ा होगा ना, तो ये प्रश्न किसी भी प्रकार से कठिन नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी विकारी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को फर्स्ट में ही जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे तब शुरुआती के जो उसकी परिभाषा उसमें बताया था ना कि संज्ञा एक विकारी प्रकार का शब्द है बोल करके बोला था ना आप लोगों को याद रखने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकारी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा को पढ़िए। संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? ये तो सेम प्रश्न हो गया जी। तो संज्ञा किस प्रकार का शब्द है? तो वो विकारी शब्द है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए थर्ड प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या बोला गया है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़ो। संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है, तो संज्ञा की किस प्रकार के रूप में परिवर्तन होता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए विशेषण संधि के कारण, ऑप्शन बी संधि समास के कारण, ऑप्शन सी काल सर्वनाम के कारण या ऑप्शन डी लिंग वचन परसर्ग के कारण। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लिंग वचन और परसर्ग के कारण जो है ना संज्ञा के रूप में परिवर्तन होता है। हम लोगों ने थ्योरी के फर्स्ट में जो परिभाषा था उसी में ही पढ़ा था कि जो संज्ञा के रूप में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो लिंग वचन और परसर्ग के कारण ना इसके रूप में परिवर्तन होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने थ्योरी को ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो किसी भी प्रकार से ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। आराम से आप लोग ना 30 में 30 मारोगे यार, एटलीस्ट 30 में 28 तो जरूर मार दोगे अगर कि अच्छे से ना इसके थ्योरी को पढ़ोगे तो। ठीक है, और आप लोगों के पास अभी 1 महीने का टाइम है और इस 1 महीने में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी के फर्स्ट में ही आप लोग को बताया था कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को बताया था। और एक लाइन से याद करने के लिए भी बोला था ना मैंने आप लोग को। सबसे पहला क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, दूसरा क्या आएगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा, तीसरा क्या आएगा? समूहवाचक संज्ञा आएगा, चौथा क्या आएगा? पदार्थवाचक संज्ञा आएगा और पांचवा क्या आएगा? भाववाचक संज्ञा आएगा। पांचों को आप लोगों को मुखाग्र याद करने के लिए बोला था ना, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ऐसे वाले। ठीक है, याद करोगे तभी आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से हम लोग ना पांचवा को पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़िए। गणना की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोग को थ्योरी के दौरान आप लोग को जो बुक में नहीं लिखा था उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था ना कि गणना की दृष्टि से जो संज्ञा है उसके कितने प्रकार होते हैं, बताया था ना। वो केवल 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन सा होता है ये भी मैंने आप लोग को बताया था ना कि पहला जिसे गिना जा सके मतलब काउंटेबल संज्ञा होगा। दूसरा संज्ञा वो होगा जिसे नहीं गिना जा सकता मतलब अनकाउंटेबल संज्ञा, बताया था ना गणना की दृष्टि से। गणना का मतलब क्या होता है जी? हैं, गणना का मतलब गिनना ही ना होता है। जिसे गिना जा सके वो एक होगा, जिसे नहीं गिना जा सके वो दूसरा होगा। गणना जहाँ पास आए सीधा सीधा 2 करके मार दो आप लोग, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। ज़्यादा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोग को, केवल समझने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। बहुत खेल खेल में पढ़ो यार, एकदम रट्टो बिल्कुल मत, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ। ठीक है, जितना ज़्यादा समझोगे आगे के लिए आप लोग को बेहतरीन होगा, आगे के लिए भी। ठीक है, एक बार पढ़ोगे हमेशा के लिए याद रहेगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। फूल कौन सा संज्ञा है? तो ये जो फूल है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक जो संज्ञा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो शब्द दिया है फूल कहने से, आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मैं फूल कहता हूँ या फूल पढ़ता हूँ तो इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? किसी इस फूल के बारे में स्पेसिफिक पता चल रहा है क्या कि वो गुलाब का फूल है, कि वो गोंदा का फूल है, कि वो किसी और प्रकार का फूल है? आप लोग को पता चल रहा है क्या? संपूर्ण फूल के जातियों के बारे में पता चल रहे हैं ना, तो वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। आप लोगों से इसी प्रकार की प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को शब्दों को ध्यान देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी के ना समझ पर आधारित ही प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया शब्द से निर्मित भाववाचक संज्ञा शब्द है? ऑप्शन ए दासत्व, ऑप्शन बी बड़कपन, ऑप्शन सी धैर्य या ऑप्शन डी सजावट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सजावट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 7 क्या बोला है? निम्न में से शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया शब्द से भाववाचक संज्ञा बना है? क्रिया शब्द बोला है, क्रिया जी, क्रिया का मतलब क्या होता है? क्रिया का मतलब होता है ना कि उस कार्य को करना को दर्शाता है, मतलब कार्य करने को दर्शाता है जो क्रिया होता है वो। और सजावट से क्या आप लोग को समझ में आता है? किसी प्रकार की सजावट करना। कैसे सजावट करना, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, किसी चीज़ का हो। सजावट से आप लोग को क्या समझ में आता है? क्रिया समझ में आता है ना, जो कार्य समझ में आता है ना, तो वो आप लोग का क्या होगा? क्रिया से आप लोग का जो सजावट है वो आप लोग का भाववाचक संज्ञा बन जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दासत्व, धैर्य या बड़कपन, किसी प्रकार का कार्य से आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? दासत्व बोलो, धैर्य बोलो या बड़कपन बोलो, आप लोग को कार्य किसी प्रकार का लग रहा है क्या? जबकि आप सजावट बोलो, सजावट से उस कार्य को दर्शाता है, किसी प्रकार का कार्य करने का सजावट वाली। ये आप लोग को समझ में आया ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़िए। भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? ऑप्शन ए भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन बी समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न 7 क्या बोला है? भारत शब्द बोला है जी, भारत। मैं क्या बोला था आप लोग को प्रत्येक प्रश्न में? उसके जो शब्द बोले हैं उसे ध्यान रखना है। आप भारत जब बोल रहे हो उससे आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो देश भारत है वो न समझ में आ रहा है ना आप लोग का। और भारत दुनिया में एक ही है ना जी। अगर स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चले, स्पेसिफिक नाम के बारे में पता चले, तो मैंने आप लोग को क्या बताया था थ्योरी में कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चले जो दुनिया में एक ही है, वो आप लोग का क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा जी। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे चीज़ को आप लोगों को याद रखना है और समझना है सबसे ज़्यादा आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। झुंड, मेला आदि शब्द संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी पदार्थवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो झुंड, मेला आदि बोला है, कौन सा शब्द है ये बोला है, मतलब कौन सी संज्ञा है ये पूछा गया है। तो झुंड कहने से आप लोग को क्या समझ में आता है कि लोगों का एक झुंड होगा, मतलब निश्चित संख्या में कोई ना कोई झुंड होगा। तो वो क्या कहलाएगा आप लोग का? समूहवाचक संज्ञा ना कहलाएगा जी। मैंने आप लोग को उदाहरण में भी बताया था ना, आप लोग का जो थ्योरी पढ़ा था तब। आप लोग को किसी ऐसे शब्दों के बारे में पता चले जो किसी निश्चित संख्या में हो, समूह में हो, तो वो क्या कहलाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। बताया था ना मैंने आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में ना आप लोग ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है, एक बार मुझे भी बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है, ठीक है। और जो चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आएगा ना कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, मैं दोबारा आप लोगों को समझा दूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रेगिस्तान, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी राम। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी रेगिस्तान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो जातिवाचक संज्ञा शब्द के बारे में पूछा है और मैंने बताया था ना कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो रेगिस्तान है। कैसे? तो आप लोग जब रेगिस्तान बोलते हो तो किसी स्पेसिफिक किसी एक रेगिस्तान के बारे में पता चल रहा है क्या कि भारत में जो है जो राजस्थान में है वो रेगिस्तान है कि थार का रेगिस्तान है या विदेश में और अलग अलग जो रेगिस्तान है उसके बारे में पता चल रहा है क्या किसी एक चीज़ के बारे में? रेगिस्तान की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो आप लोग का क्या होगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके अलावा ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन सी गंगा या ऑप्शन डी राम, ये तीनों आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। गंगा तो दुनिया में एक ही है ना, भारत में जो वो, चीन तो एक ही है ना, और राम तो एक ही है ना जो भगवान राम है वो, तो वो आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आ जाएगा ये तीनों। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो रेगिस्तान है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। यह लड़की सुंदर है कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना उसे बताने से पहले एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो शब्द दिया है ना, मतलब ये जो लाइन दिया है ना, यह लड़की सुंदर है, तो ये जो लड़की है वो किसको दर्शाता है? लड़की आप लोग का जातिवाचक संज्ञा को दर्शा देता है। और उसके अलावा सुंदर किसको दर्शाता है? तो सुंदर जो है ना वो भाववाचक संज्ञा को दर्शा देता है। और ये जो लाइन जो है ना परफेक्ट जो ना, उसमें ये नहीं बोला गया है कि लड़की को पूछा गया है या सुंदर को पूछा गया है, इसीलिए ना क्या किया गया है, व्यापम ने इसे विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, मतलब किसी को ना इसका आंसर नहीं बताया गया, सीधा विलोपित कर दिया गया है। ये जो प्रश्न है उसमें क्या पूछा जाता, यह लड़की सुंदर है, सुंदर शब्द किस भाषा शब्द के अंतर्गत आता है, मतलब किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ये पूछता। अदरवाइज ये पूछता कि लड़की जो है वो किस संज्ञा के अंतर्गत आता है ये पूछता ना, तब आप लोग स्पेसिफिक बता सकते थे। लेकिन यह लड़की सुंदर है सिर्फ बोल दिया और ऑप्शन दे दिया गया ना, तो ये व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। तो ऐसे प्रश्न को ना आप लोग कोई ना कोई एक ऑप्शन लेना, आप लोग को ऐसे ऑप्शन का पता चल गया ना तो कोई ना कोई एक आंसर लेना जरूरी है। या तो आप लोग सुंदर करके भाववाचक ले लो या लड़की को लेकर के जातिवाचक ले लो, खाली आप लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, और अगर आप लोग कोई ना कोई एक आंसर लोगे ना और अगर इसे विलोपित किया जाएगा ना तो आप लोग को एक नंबर सभी लोग को मिलेगा जो इसमें टिक मारेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझना है। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ना उसी प्रकार से होगा। ठीक है, जो मैंने बताया है आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। सेम प्रश्न ये भी वैसे ही है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़ो। सीता सुंदर लड़की है कौन सा संज्ञा है? अगर ये प्रश्न पूछा जाता कि सीता सुंदर लड़की है, इसमें सुंदर किस संज्ञा के अंतर्गत आता है या सुंदर या लड़की किस संज्ञा के अंतर्गत आता है, आगे लाइन में कहा जाता ना, तब आप लोग स्पेसिफिक बता सकते हैं। क्योंकि देखो सीता बोलने से हम लोग को क्या पता चलता है कि सीता व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, सुंदर बोलने से क्या पता चलता है कि वो भाववाचक संज्ञा में आएगा, और लड़की बोलने से आप लोग को क्या पता चलता है कि वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो तीनों की तीनों थोड़ी ना हो सकते हैं जी, कोई ना कोई एक ही ना होगा। आगे अगर कि पूछा जाता कि सीता सुंदर लड़की है, इसमें या तो सुंदर कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है या लड़की कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है या सीता कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, तब आप लोग स्पेसिफिक बता सकते हैं। लेकिन ऐसा बोल करके छोड़ दिया गया है, तो आप लोग किसी एक चीज़ को बता सकते हो क्या? नहीं ना बता सकते। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 12 जो है ना वो भी व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे प्रश्न को विलोपित कर दिया जाता है। और अगर आगे लाइन में कहा जाता ना तो आप लोग स्पेसिफिक आंसर ले पाते है ना। तो ये जो आंसर है प्रश्न क्रमांक 12 ना, तो वो भी विलोपित कर दिया गया है। और ऐसे प्रश्न मैं आप लोगों को इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग समझ पाओ कि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिसे आप लोग को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। तीनों में से आप लोग को किसी एक को ना टिक मार के आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर विलोपित होगा तो आपको भी नंबर मिलेगा, या तो किसी को नंबर नहीं मिलेगा, या अगर नंबर देंगे तो सभी को देंगे, जो टिक मारे रहेंगे, जो आंसर लिए होंगे उसको देंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी में जनता है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है जातिवाचक संज्ञा ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले देखो ये जो प्रश्न क्रमांक 13 है उसमें क्लियर बोला गया है। ठीक है, सबसे पहला एक लाइन दिया गया है, देखो सभा में जनता की आवाज़ सुनी जा रही थी, ये एक लाइन दे दिया गया है।
उसके बाद देखिए में करके जनता है पूछा है, तो स्पेसिफिक जनता के बारे में पूछा है ना, इसमें इतना जो लाइन है उसमें, तो जनता क्या आएगा, तो जनता जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे, तो आप लोग मुझे ये बताओ, जनता बोलने से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है? क्या वो ग्राम पंचायत के जो जनता का सभा बैठा है वो बैठा है, कि आप लोग का सामाजिक सभा बैठा है वो जनता बैठा है, कि आप लोग का जो नॉर्मल जो घर में जो जनता टाइप से आप लोग बैठे हो वो है? किसी एक चीज़ के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है। संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा है ना जी जनता कहने से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो बी है, जातिवाचक संज्ञा जो है ना, वो आप लोगों को करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, जो परफेक्ट जो शब्द दिया है ना उसे आप लोगों को समझते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, विजयदशमी संज्ञा का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी समूहवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये शब्द जो दिया है उसे सबसे पहले पढ़ो, विजयदशमी। विजयदशमी कहने से आप लोग को क्या पता चलता है, कि साल में एक बार जो हमारा हिंदू का जो त्यौहार आता है विजयदशमी, उसके बारे में पता चलता है ना। तो विजयदशमी एक ही बार आता है, स्पेसिफिक है ना जी वो। तो इस प्रकार से अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पता चले, स्पेसिफिक फेस्टिवल के बारे में पता चले, कि विजयदशमी मतलब जो राम रावण को मारता है, प्रत्येक वर्ष जो हम लोग रावण को जलाते हैं वही ना है, एक ही है ना जी, वो त्यौहार है वो। तो वो क्या आएगा, आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। बपौती संज्ञा है, ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ये जो बपौती शब्द है उसे बोल कर ये देखो और समझो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है। बपौती कहने का मतलब क्या आ रहा है, हम लोग बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ी में, तो बपौती चीज़ है का, ऐसे करके। तो ऐसे बोलते थे, हम लोग को क्या पता चल रहा है, उसके भाव के बारे में पता चल रहा है ना, उस व्यक्ति के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसके भाव को दर्शा रहे हैं ना जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। आप लोग क्या करोगे, उसके जो शब्द बोले हैं प्रश्न में ना, उसको ध्यान दोगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करोगे कि कौन से संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी अव्यय, या ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोला है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द को पूछा है। प्रेम बोलने से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, किसी व्यक्ति का, हाँ, चाहे वो माता पिता के प्रति प्रेम हो, चाहे वो दोस्त के प्रति प्रेम हो, उसके गुण के, उसके भाव के बारे में पता चल रहा है प्रेम कहने से। और वो किसके अंतर्गत आएगा, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, उस व्यक्ति के भाव के बारे में ना पता चल रहा है जी हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़िए आप लोग। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए लड़ाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी चतुराई, या ऑप्शन डी उतराई। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है बोला है, जो गलत है उसे बताना था, ठीक है। लड़ाई आप लोग का भाववाचक संज्ञा है, कबर लड़ा था, एक एक बोलता ना, तो उसके भाव के बारे में पता चलता है ना। उसके अलावा चतुराई, लड़का बहुत ज़्यादा चतुर है, बोलते हैं ना मन, तो उसके बारे में क्या पता चलता है, उसके गुण के बारे में, उसके जो भाव है उसके बारे में पता चल रहा है ना। उसके अलावा बी को देखो, मिठाई, मिठाई से क्या पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, टेस्टी है, तो मिठाई क्या बता रहा है, वो भी भाव को बता रहे हैं ना जी। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो, उतराई, उतराई के बारे में कोई भाव के बारे में पता चल रहा है क्या,
क्या वो सीढ़ियाँ उतर रहा है कि किसी चीज़ में गड्ढे में उतर रहा है कि कुछ और कर रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या इसके बारे में? तो ये आप लोग का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है बोला है, तो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया ना प्रश्न क्रमांक 17। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। कौन सा वाक्य में अच्छा पद संज्ञा है? ऑप्शन ए, वह अच्छों के साथ अच्छा रहता है। ऑप्शन बी, वह अच्छा बच्चा है। ऑप्शन सी, वह अच्छा लिखता है। या ऑप्शन डी, अच्छा कल आ जाना। तो क्या इसका आंसर होगा? पहले आप खुद से बताइए, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो ए है, वह अच्छों के साथ अच्छा रहता है, करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है कौन सा वाक्य अच्छा पद संज्ञा है। अच्छा मतलब जो सही वाक्य है उसे आप लोग को लेना था, और जो सही वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए है, वह अच्छों के साथ अच्छा रहता है, हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। पंडित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन ए पंडित्य, ऑप्शन बी पंडिताऊ, ऑप्शन सी पंडा या ऑप्शन डी पंडिल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है पंडित्य, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो पंडित शब्द है ना उसका भाववाचक संज्ञा पूछा है, तो पंडित का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? पंडित्य ना होगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना पंडित्य, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा बताइए। ऑप्शन ए श्याम, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी सेना या ऑप्शन डी दुख। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी लड़का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें प्रश्न में पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा बताइए बोला है, और जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन नंबर बी है लड़का। लड़का बोलने से किसी एक लड़के के बारे में पता चल रहा है क्या? नहीं ना पता चल रहा है, लड़कों की संपूर्ण जातियों के बारे में पता चल रहा है ना, है ना, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उसके अलावा देखो ऑप्शन ए श्याम, श्याम जो है वो आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी देखो सेना, सेना जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी देखो दुख, दुख जो है वो भाववाचक संज्ञा आ जाएगा। चारों को आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, ऐसे समझोगे ना तो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो लड़का है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। गिरोह शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा या ऑप्शन डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है समूहवाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो गिरोह शब्द है उससे आप लोग को क्या पता चल रहा है? गिरोह जो है वो समूह में होता है ना। जी हाँ, बोलते हैं ना हम लोग कि किसी प्रकार का गिरोह जो आया था हमारे समाज में, इसको लूट करके चला गया या मारपीट कर चला गया। तो ऐसे बोलने से क्या पता चलता है? गिरोह से पूरे समूह के बारे में पता चलता है ना, कि 5 का 7 का 10 का या 20 का एक गिरोह होगा, तो उससे क्या पता चलता है? समूह के बारे में ना पता चलता है जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। पहरावा पहनावा किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। तो क्या इसका आंसर होगा? बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी भाववाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो पहरावा और पहनावा जो शब्द है ना उससे आप लोग को क्या पता चल रहा है? कि हाँ वो कपड़ा पहन रहा होगा, उसके भाव के बारे में पता चल रहा है ना। पहरावा, अरे कपड़े पहन लो रे, ऐसे बोलते हैं, तो कपड़े से क्या पता चलेगा आप लोग को? उसको पहनने से उसके भाव के बारे में, उसके इमोशन के बारे में ना पता चलेगा। जी हाँ, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो भाववाचक संज्ञा है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी मनुष्य या ऑप्शन डी शत्रुता। तो क्या इसका आंसर होगा? सबसे पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है शत्रुता, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले इसमें क्या पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया है, और भाववाचक संज्ञा है वो आप लोग का क्या होगा जी, शत्रुता ना होगा जी। हैं, अगर मैं बोल दूं कि आप किसी से शत्रुता रखते हो, आप किसी से बैर या शत्रुता हो, तो क्या समझ में आता है कि वो व्यक्ति के गुण के बारे में पता चल रहा है ना, कि वो किसी से शत्रुता रख रहा है, उसके भाव के बारे में पता चल रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए गुरु है वो कौन सा संज्ञा आएगा, तो जो गुरु है वो आप लोग का क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। गुरु की संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है ना। और मनुष्य कौन सी संज्ञा आएगा, मनुष्य जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। उसके अलावा वीर जो है वो भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। वीर कहने से आप लोग को किसी एक वीर के बारे में पता चल रहा है क्या, वीर की संपूर्ण जाति के बारे में पता चल रहा है ना, तो वो आप लोग का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, सारे ऑप्शन को इसलिए बता रहा हूँ ताकि किसी भी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे ना तो आप लोगों का आराम से बन जाए, इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। भूखमरी शब्द है ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो भूखमरी शब्द है उसको बोलने से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, हाँ, किसी परिवार कोई व्यक्ति भूखमरी का शिकार है, मतलब उसके भाव के बारे में पता चल रहा है, उसके इमोशन के बारे में पता चल रहा है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन ए अवहेलना, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक, या ऑप्शन डी क्रमशः। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका जो लिखा है ना, वो आप लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अमेरिका एक ही है ना जी, हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और पूछा है प्रश्न में निम्न शब्दों में से संज्ञा शब्द को चिन्हित कीजिए बोला है, तो संज्ञा आप लोग का ये आएगा ना जी, संज्ञा संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऑप्शन नंबर बी आएगा ना जी, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना, वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को पढ़िए। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन ए पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग, या ऑप्शन डी वाक्य संरचना के आधार पर। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर ए ना पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो ये जो मोटापा और बुढ़ापा जो दिया है ना, उसमें पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा में किस लिंग में है बोला है, तो मोटापा और जो बुढ़ापा है ना हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखने हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी शीतलता, ऑप्शन सी मनुष्य, या ऑप्शन डी गुच्छा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी मनुष्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा है, और जातिवाचक संज्ञा का जो उदाहरण है वो मनुष्य करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मनुष्य कहने से आप लोग को क्या समझ में आ रहा है कि मनुष्य की पूरी जाति के बारे में आप लोग का बोध हो रहा है ना। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है जातिवाचक संज्ञा में ना मनुष्य करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा गंगा जो है वो आप लोग का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। गुच्छा जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा शीतलता जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी एकता, या ऑप्शन डी भारतवर्ष। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी एकता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो इसमें पूछा गया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया है और भाववाचक संज्ञा एकता ही ना होगा जी। हाँ, अगर मैं एकता बोलता हूँ तो आप लोग को क्या समझ में आता है कि हाँ कुछ लोग जो है ना उसके बीच एकता है, उसमें एकता का भाव है। आप लोग को उसके गुण के बारे में पता चल रहा है ना, उसके जो विशेषता है उसके बारे में पता चल रहा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 28 है ना उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो सी है ना एकता वो करेक्ट हो जाएगा। जो एकता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और उसके अलावा ये जो रेगिस्तान है वो क्या कौन सी संज्ञा आएगा? रेगिस्तान है वो आप लोग का जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। हिमालय जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। भारतवर्ष जो है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी एकता करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी क्रुद्ध या ऑप्शन डी क्रोधित। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी क्रोध करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29 में पूछा गया है कि कौन सा शब्द संज्ञा है बोला है और इसमें जो ओरिजिनल मतलब जो एक्चुअल में लिखा जाता है जो क्रोध ना वो आप लोग का संज्ञा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और क्रोध बोलने से कौन सी संज्ञा के बारे में पता चल रहा है? आप लोगों का भाववाचक संज्ञा के बारे में पता चल रहा है ना जी। अगर मैं बोलूँ कोई व्यक्ति एकदम क्रोधित है तो क्या पता चल रहा है कि हाँ उसका जो भाव है वो क्रोध का भाव है, उसके गुण का पता चला ना जी आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए कथन, ऑप्शन बी कथनीय, ऑप्शन सी कहावत या ऑप्शन डी कथनाक। तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों के लिए होमवर्क के तौर पे मैं छोड़ देता हूँ। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये जो कहना है ना वो कौन से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आप लोगों को करेक्ट बताना है, ठीक है। और अगर सही बताओगे ना तो मैं आप लोग को करेक्ट बोलूँगा और गलत बोलोगे ना तो सही आंसर दूंगा। और उसके अलावा ना जब भी मैं इसका नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो ये प्रश्न को सबसे पहले लेकर आऊँगा और आप लोगों को समझाऊँगा, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि इसका आंसर होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ना इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर जरूर दोगे आप लोग, ठीक है। और दोगे ना तो अवश्य मैं 24 घंटे के अंदर रिस्पांस जरूर करूंगा, आप लोग के कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग प्रॉपर टाइम पे अपना क्लास ले सको और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाओ। और इसका जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर जा करके दोबारा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप लोग की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो और आप लोग का प्रॉपर टाइम पे ना नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।